हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित टॉपिक होगा। यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसके अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में जो हमारी इवैल्यूएटेड कॉपी है उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 24 मार्क्स मिले हैं। तो इसीलिए मैं इस आंसर को प्रॉपर वे में यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि प्रश्न का पहला सेक्शन में पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा जो है वह किस प्रकार से भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में सन्निहित हैं। प्रश्न का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन, क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है। दूसरा सेक्शन है कि न्यायिक सक्रियता ने किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया है। उदाहरण सहित समझाइए और इसका उदाहरण आपको बताना है और उदाहरण के साथ इसे आपको आंसर में शामिल करना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर 3 सेक्शन में पूछा गया है। आप अंदर मार्किंग में दिखाऊंगा, 3 सेक्शन में मार्किंग भी की गई है और टोटल मार्किंग 38 मार्क्स में 24 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इसे मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और भी जो टॉपर्स जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका अगर किसी प्रश्न के उत्तर में बेहतर मार्क्स प्राप्त हुए होंगे तो उनके स्पेसिफिक प्रश्न को भी मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोग उसका नोट्स बनाते चलें और अपना स्वयं भी उसमें अपडेशन करते जाएं। ठीक है, ताकि ऐसे कोई अगर प्रश्न आए परीक्षा में तो आपको दिक्कत ना हो, पहले से तैयार रहेगा उत्तर तो आपको वहां पर चुपचाप लिख देना होगा। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उपबंध किया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को स्वीकार किया है। चूंकि प्रश्न न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों से संबंधित है तो हमने यहाँ पर दोनों को मर्ज करके इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। इसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई है ताकि न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। हमने बताया है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित जब भी कोई किसी प्रश्न का आप लोग उत्तर लिखें तो संविधान से संबंधित अनुच्छेद है उसे आप लिख सकते हैं, कोई भाग है, अनुसूची है उसे आप लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट है उसे लिख सकते हैं, कोई प्रमुख कमीशन की रिपोर्ट है उसे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल को शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रश्न, न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से भारतीय संविधान की एक अभिन्न अंग बनी हुई है, विशेषता बनी हुई है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप का मार्किंग है 7 नंबर, ये स्टेप वाइज मार्किंग है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। अगर ऐसे कानून या आदेश संविधान सम्मत नहीं हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जैसे एनजेएसी कानून न्यायपालिका को लगा कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे का हनन करती है तो संसद के द्वारा पारित किए जाने के बावजूद इसे न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। अगर संसद कोई कानून बनाती है या फिर कार्यपालिका कोई निर्णय लेती है, न्यायपालिका को लगे कि ये निर्णय या कानून जो है वह हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रही है तो उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से संबंधित शक्तियों का उपबंध भारतीय संविधान में किया गया है जो इस प्रकार है। और प्रश्न की मेन डिमांड यही है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के मूलभूत विशेषता बनी हुई है, यानी कि संविधान के प्रावधान को बताइए। जैसे आर्टिकल 13, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम करे या मौलिक अधिकार को न्यून करे, न्यूनतक घोषित करे। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार को सीमित करने से संबंधित संसद कोई कानून नहीं बनाएगी। अगर बनाती है
तो क्या करेगी न्यायालय? न्यायिक समीक्षा के तहत असंवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रीट जारी करेगी। आर्टिकल 226 या अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी करने संबंधी उच्च न्यायालय की शक्ति है। इन दोनों में अंतर है कि आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर एफआर फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन को लेकर जारी किया जाता है और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स प्लस अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी जारी किया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान है। ठीक है, हमें वहां पर 3 ही आर्टिकल याद आ पाए थे तो मैंने 3 लिखा है। इसके अलावा भी कई सारे आर्टिकल हैं, तो अपने नोट्स में लिखने से पहले इसके अलावा जो आर्टिकल है उसे भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सारी चीजें एक जगह अगर लिखा रहेगा तो एग्जामिनेशन के समय रिवीजन में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, अब प्रश्न का अगला सेक्शन की ओर आइए। भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को संवैधानिक रूप से विभिन्न अधिकार उपबंधित किए गए हैं। इन्हें आर्टिकल 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय, 131 के तहत आरंभिक क्षेत्राधिकार, 132 से 36 के तहत अपीलीय अधिकार तथा 143 के तहत परामर्शी अधिकार का उल्लेख है। देखिए सारा आर्टिकल लगभग हमने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मेंशन कर दिया है। सर्वोच्च तथा विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि संविधान प्रदत्त हैं। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को न्यायपालिका के संविधान के द्वारा मजबूत बनाया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के कारण संसद तथा मंत्रिमंडल की निरंकुशता पर अंकुश लग पाई है। न्यायिक समीक्षा का सबसे ताज़ा उदाहरण संसद के द्वारा पारित कृषि कानून पर रोक लगाना तथा एनजेएसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना था। एनजेएसी कानून हमने चर्चा कर दिया। अब जैसे कृषि कानून है, कृषि कानून संसद के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, लेकिन इसको न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय में चुनौती के पश्चात न्यायिक समीक्षा के तहत इसने सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अवलोकन किया और अवलोकन करने के पश्चात 2 वर्ष तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। हालांकि बाद में संसद सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया, वो अलग बात है, अन्यथा 2 साल के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया था। तो ये सभी एग्जाम्पल अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल हमेशा आपको माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, जैसे आज का न्यूज़पेपर में आया है सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। तो ऐसे टिप्पणी को आप लोग याद रखें और वहां पे लिखना होगा आंसर में कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विवाद से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि फल जो भी निर्णय है उसे आप लोग लिखिए। ठीक है, तो ऐसे सभी आपको वहां पर एग्जामिनेशन में मेंशन करने होंगे। तो न्यूज़पेपर आप लोग हमेशा अपडेट रहें। न्यायिक समीक्षा के अतिरिक्त अब अगला सेक्शन में क्या था? न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक समीक्षा के अतिरिक्त 1990 के दशक में देश में बढ़ रहे राजनीतिक अस्थिरता तथा विधायी उदासीनता की स्थिति ने न्यायालय को न्यायिक सक्रियता का उद्भव कराया है। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है उसे यहाँ पर हमने लिखा कि न्यायपालिका के द्वारा जनहित के मामलों पर सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। जब विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में जन प्रहरी का लोक मामलों में सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। न्यायिक सक्रियता मतलब ही स्पष्ट हो रहा है। न्यायिक मतलब न्यायपालिका और सक्रियता का मतलब सक्रिय होना, यानी कि न्यायपालिका का सक्रिय होना किस मामले पर? जनहित से संबंधित मुद्दे पर। अगर कभी विधायिका और कार्यपालिका निरंकुश हो जाए तो ऐसे मामले, अगर जनहित से संबंधित मामलों पर न्यायपालिका एक्टिव होती है तो वह कहलाएगा न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के विकास में पी.एन. भागवती एवं जगदीश केलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसका विकास अगर आप देखेंगे तो 1980 से 90 के दशक में इसका विकास हुआ था, जब देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। हर एक 2 महीने 6 महीने पर यहाँ पर सरकारें बदल रही थी। ऐसी स्थिति में जनता से संबंधित कोई काम नहीं हो पा रहा था, तब न्यायिक सक्रियता का उद्भव हुआ था। न्यायिक सक्रियता संबंधी कुछ निर्णय जिसने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित किया, उसको सशक्त किया है। जैसे पहला,
पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की नींव रखी है। दूसरा, विभिन्न न्यायाधीशों के मामले के निर्णय से न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोलोजियम प्रणाली का विकास हुआ। आप लोग देखे होंगे फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इन तीनों केस के माध्यम से क्या हुआ है, कोलोजियम का विकास हुआ है। ठीक है, तो यह भी न्यायिक सक्रियता के तहत आएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श समिति में सीजेआई को शामिल किया जाना चाहिए, जो कि न्यायिक अति सक्रियता का उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्ण यह एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी 99वें संविधान संशोधन को रद्द करना और कृषि कानून पर रोक, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जब आप याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न में पूछा गया था उदाहरण देकर समझाएं, तो यहाँ पर कई उदाहरण के जरिए हमने इसे बता दिया है। न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका पूर्व की तुलना में ज़्यादा सशक्त हुई है तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई है। इसने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए संसद के विधि निर्माण की शक्ति को सीमित किया है। न्यायपालिका के द्वारा जनहित के मुद्दे पर दिन प्रतिदिन सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वह प्रदूषण दूर करने का मामला हो या कूड़े कचरे की सफाई को लेकर। ठीक है, अभी आप देखिए दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणी आते रहती है। इससे जहाँ सामाजिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मानवाधिकारों की भी रक्षा हुई है। यहाँ पे दूसरी तरफ होगा। ठीक है, जनहित याचिका के कारण न्यायपालिका के कार्यों में मुखरता देखने को मिल रही है। ठीक है, यद्यपि न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा के कारण सामाजिक न्याय संभव हो पाया है, तथापि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरोधी प्रतीत होता है। आए दिन संसद और न्यायपालिका में टकराव देखने को मिल रही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने एनजेसी रद्द करने को लेकर न्यायपालिका की तीखी आलोचना की है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि न्यायिक सक्रियता के कारण संसद व कार्यपालिका के पास अब सिर्फ कर वसूलने की शक्ति रह गई है। बहुत महत्वपूर्ण यह कोटेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में 9 नंबर मिले हैं, तो टोटल अगर सेक्शन को ऐड कर दिया जाए तो टोटल ऐड करने के बाद 24 मार्क्स बनते हैं। निष्कर्षतः ये दोनों प्रावधान भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत नवीन व व्यापक अवधारणा है। हमने बताया 1980-90 के दशक में न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ और न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में ही कई सारे आर्टिकल में पहले से निहित हैं। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे एक ही में मर्ज करके, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा का नोट्स बनाएं तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। स्पेशली प्रश्न को आप लोग देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप न्यायिक सक्रियता पर नोट्स बनाने जा रहे हैं, तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित कब किस वर्ष बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न की प्रकृति क्या है उसे समझिए, उसके बाद नोट्स लिखने का प्रयास करिए ताकि माइंड में आपको रहे कि प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। ऐसे हमेशा एग्जाम्पल न्यूज़ में रहते हैं, उसे आप लोग याद रखिए और इन्हीं एग्जाम्पल को आपको आंसर में मेंशन करना होगा ताकि आप बेहतर मार्क्स मिल सके। तो उम्मीद है आज का हमारा यह वीडियो आपकी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। दिसंबर से अगले महीने से हम लोग प्रीलिम्स का भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ये सब का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उन सभी को यूट्यूब पर विभिन्न सेक्शन के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा और हर एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन होगा जो प्रीलिम से पूछे जाएंगे उसे भी वीडियो के रूप में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप लोग मेंस पर फोकस करते रहिए, अगले महीने से हम लोग प्रीलिम्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।